ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आज हजारों करोड़ की कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14,100 करोड़ की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा। 3400 करोड़ की 6 परियोजनाओं का यहां प्रधानमंत्री उद्घाटन भी करने वाले हैं। 17,500 करोड़ की लगभग 23 परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोकार्पण भी किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं और यहां पर देवभूमि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इस दौरे में क्या कुछ खास रहने वाला है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14,100 करोड़ की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं 2,536 करोड़ से कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाली सड़क का लोकार्पण भी करने वाले हैं। वहीं नगीना से काशीपुर तक तैयार 99 किलोमीटर की सड़क का भी लोकार्पण यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। 284 करोड़ से तैयार टनकपुर और पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड का शुभारंभ भी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 233 करोड़ से तैयार तिलोन से चिउरानी ऑल वेदर रोड का शुभारंभ भी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 50 करोड़ की 5 मेगावाट की सुरिंग गढ़ परियोजना का भी लोकार्पण यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं रामनगर और नैनीताल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण का भी कार्यक्रम यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। तो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रहने वाला है। संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करते हैं उनका। रोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, किस तरह से उत्तराखंड उनकी प्राथमिकता में रहा है ये बात किसी से छिपी नहीं है और आज आ भी रहे हैं प्रधानमंत्री और बड़ी सौगात भी ला रहे हैं। ये देखिए चारों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में हल्द्वानी में आज पहली बार एक जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जो लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते रहे हैं और कुमाऊं में रुद्रपुर और अन्य जगहों पर जनसभाएं करते रहे हैं। लेकिन नैनीताल जिले के हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पहली जनसभा है। इसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सभी ने हल्द्वानी में जनसभाएं की हैं। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली जनसभा हल्द्वानी में है, तो लिहाजा जिस तरह से 4 तारीख को देहरादून में अपनी जनसभा में उन्होंने 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रदेश को दी थी, गढ़वाल मंडल को दी थी, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज कुमाऊं मंडल को भी 17,547 करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को मिलने वाली है, जिसमें 14,127 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और 3,420 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सबसे मुख्य बात यह है चारुल यहाँ पे कि कुमाऊं में 29 सीटें हैं विधानसभा की और भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आज की रैली होगी इससे बीजेपी को बल मिलेगा, इससे ताकत मिलेगी, क्योंकि गढ़वाल मंडल बिल्कुल देखिए लगातार बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं वो उत्तराखंड का रुख भी कर रहे हैं और ऐसी ही कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तराखंड पहुंच रहे हैं आज। चलिए रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल एक बार फिर से पंजाब के दौरे पर हैं और आज से 1 जनवरी तक पंजाब में ही रहने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस दौरान वो चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में मिली जीत का विजय जुलूस भी निकालेंगे। चलिए रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। खजुराहो से कालीचरण महाराज गिरफ्तार हो गए हैं। महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, रायपुर पुलिस ने कालीचरण को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी कालीचरण महाराज ने, उसके बाद लगातार उनकी गिरफ्तारी को लेकर मांग उठ रही थी। अलग अलग जगह पर तमाम मामले उनके खिलाफ दर्ज किए गए थे। ऐसे में संत समाज ने पहले ही उनके बयान से किनारा कर लिया था।
तो गांधी जी का अपमान करा था, मंच पर अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आए थे महाराज और उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। तो महाराष्ट्र उन्होंने अभद्र टिप्पणी गांधी जी के बारे में, उन्हें अपमानित किया एक तरीके से मंच पर सबके सामने, जिसके बाद एक्शन उन पर किया गया और उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि कालीचरण के बारे में क्या कुछ जानकारियां हैं। पढ़ाई 8वीं क्लास तक करी है। महाराष्ट्र के अकोला जिले के रहने वाले हैं कालीचरण महाराज। शिवाजी नगर के भवसर इलाके में निवास करते हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं कालीचरण के बेतुके बोल, जिसके लिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। जितने भी धार्मिक कर्तव्य करने वाले लोग हैं, उनका एजेंडा ये होना चाहिए कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। इसलिए हमें किन्हीं भी कुत्तों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम अपना काम करते रहें। और जो व्यक्ति साथ आ रहा है काम के लिए, उसके साथ में काम करेंगे। जो नहीं आ रहा उसके बिना काम करेंगे, और जो बीच में आएगा उसको हम काट के काम करेंगे। क्या ये किसी संत की भाषा कही जा सकती है? क्या ये भाषा किसी धर्म गुरु की कही जा सकती है? आप इस बिगड़े बोल वाले बाबा की बातों से असहमति जाहिर करेंगे तो आपको काट देंगे। कुछ यही संकेत तो दे रहे हैं बिगड़े बोल वाले बाबा कालीचरण। जितने भी धार्मिक कर्तव्य करने वाले लोग हैं, उनका एजेंडा ये होना चाहिए कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। इसलिए हमें किन्हीं भी कुत्तों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम अपना काम करते रहें। और जो व्यक्ति साथ आ रहा है काम के लिए, उसके साथ में काम करेंगे। जो नहीं आ रहा उसके बिना काम करेंगे, और जो बीच में आएगा उसको हम काट के काम करेंगे। और मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। सही बात है, जो आदमी राष्ट्रपिता का अपमान कर सकता है, खुले मंच से महात्मा गांधी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर सकता है, उससे आप कुछ बेहतर की क्या उम्मीद कर सकते हैं? कुछ संस्कारी व्यवहार की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? जो आदमी धर्म की मर्यादा का ध्यान नहीं रख सकता, धर्म संसद के मंच पर मौजूद संतों का सम्मान नहीं कर सकता, उससे आप सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। राष्ट्रपिता के अपमान वाले बाबा के विवादित बयान का पूरे देश में विरोध किया गया। जिसने भी सुना सन्न रह गया। एक सुर में सबने राष्ट्रपिता के अपमान के लिए कालीचरण के ऊपर सख्त एक्शन की मांग की, कालीचरण की गिरफ्तारी की मांग की। कानूनी एक्शन की दिशा में पुलिस का तो कोई सकारात्मक बयान सामने नहीं आया, उल्टे कालीचरण ने नया वीडियो जारी करके अपने बयान को सही ठहरा दिया। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर FIR दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए? विश्वासघात किया है देश का। 14 वोट प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को थे, और 1 वोट भी नेहरू को नहीं था, तो भी नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? और ये वंशवाद की जड़ फैलाने वाली ये गांधी ने पूरे के पूरे कांग्रेस के अन्य प्रतिभाओं का खच्चीकरण कर दिया, अन्य प्रतिभाओं को कुंठित कर दिया। एक वंश गांधी नेहरू वंश का ही बोलबाला करने लग गए। भारत को सोने की चिड़िया बनाने की चिंता तो है विवादित बोल वाले बाबा जी को, संस्कारों की चिंता बिल्कुल नहीं, मर्यादाओं की बिल्कुल परवाह नहीं। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये गाना लिखने वाले को 100 जूते मारने चाहिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने जो त्याग बलिदान किए, फांसी पर लटक गए ये लोग, इन्होंने कुछ नहीं किया देश की आजादी के लिए, ऐसा इनका बोलना है ये गाना रचने वाले। कालीचरण के बारे में कुछ पुख्ता जानकारी तो नहीं, लेकिन देश का ज्ञान बढ़ाने का दावा करने वाले बाबा की शिक्षा के बारे में बताया तो यही जा रहा है कि कालीचरण की पढ़ाई 8वीं कक्षा तक ही हुई है। महाराष्ट्र के अकोला जिले के रहने वाले हैं। शिवाजी नगर के भवसर पंच बंगला इलाके में निवास है। वास्तविक नाम अभिजीत सराफ। परिवार के बारे में स्पष्टता से बात करने से बचते रहे हैं बाबा। छत्तीसगढ़ में FIR के बाद कालीचरण के खिलाफ पुणे में एक और मामला दर्ज हुआ है। 19 दिसंबर को पुणे में समस्त हिंदू अघाड़ी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान
दिए गए भड़काऊ भाषण के आरोप में पुणे सिटी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मालेगांव ब्लास्ट की गूंज उत्तर प्रदेश के चुनावी मंचों पर अब सुनाई दे रही है। धमाके के 13 साल बाद मालेगांव यूपी की सियासत का हॉट टॉपिक बन गया है। मालेगांव ब्लास्ट के बाद भगवा आतंकवाद को लेकर उठे थे सवाल। क्या भगवा आतंकवाद कांग्रेस की बुनी गई साजिश थी? क्या भगवा आतंकवाद जांच एजेंसियों की घड़ी गई साजिश थी? आखिर भगवा आतंकवाद का एजेंडा और प्रोपोगेंडा किसका था? उत्तर प्रदेश के चुनावों में अभी कुछ दिनों तक ऐसे सवाल उठते रहेंगे। दो 2008 में हुए धमाके की धमक 2021 में तेज हुई। यूपी चुनाव के केंद्र में आया मालेगांव ब्लास्ट केस। तेरह साल बाद फिर गूंज रहा भगवा आतंकवाद का शोर। मालेगांव ब्लास्ट में योगी को जबरन आरोपी बनाने का मुद्दा गरमाया। मौसम चुनावी है। उत्तर प्रदेश के साथ देश में 4 अन्य राज्यों में अगले साल की शुरुआत में चुनाव की तैयारी है। चुनाव में ऑल टाइम हिट मुद्दा भगवा का चलन भी भारी है। मालेगांव मामले में आया नया ट्विस्ट चुनाव प्रचार का टर्निंग पॉइंट बन जाए तो हैरानी कैसे? उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा चेहरा ही योगी आदित्यनाथ का है। ऐसे में भगवा आतंकवाद वाले नैरेटिव के नाम पर विपक्षों को घेरने से कांग्रेस की सियासी मोर्चाबंदी से कैसे परहेज कर सकती है बीजेपी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के नेताओं को आरएसएस के साथ हिंदू नेताओं को बदनाम करने की साजिश के लिए कांग्रेस से माफी की मांग कर। आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे। और आज जब सत्ता के बाहर हैं तो हर उस कार्य का विरोध करते हैं जो कार्य जनता के हित के लिए हो। चुनावी काल में मालेगांव का मुद्दा हाथ लगा है। भगवा आतंकवाद के नाम पर हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश का आरोप कांग्रेस पर लगातार बीजेपी लगाती रही है। ऐसे में मालेगांव केस में आया नया मोड़ बीजेपी की चुनावी मुश्किलें आसान करता नजर आ रहा है। जाहिर है बीजेपी इस मौके को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द हिंदूज, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र। आप सोच के देखिए, साधु संतों को, मठों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, झूठी बातें फैलाएंगे, लोगों को प्रताड़ित करके, टॉर्चर करके उनसे झूठी बातें कहलवाएंगे। इस प्रकार का ये साजिश है। साल 2008 में
महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बम धमाका हुआ था, जिसे आधार बनाकर भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने का आरोप कांग्रेस पर लगता रहा है। इसका जबरदस्त विरोध बीजेपी और आरएसएस के नेता करते रहे हैं। साल 2008 से लगातार इस मुद्दे पर सियासी वार पलटवार भी जारी रहा है, लेकिन आज चुनावी मौसम में मालेगांव का मुद्दा फिर से केंद्र में आ गया है। इसकी वजह बन रहा है कोर्ट में जारी मुकदमे में आया नया मोड़, जब मंगलवार को एक गवाह मुकर गया और कह गया। महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते के वरिष्ठ अधिकारियों परमवीर सिंह और राव नामक एक अधिकारी ने उस पर दबाव डालकर इस मामले में योगी आदित्यनाथ के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 4 अन्य नेताओं इंद्रेश कुमार, स्वामी असीमानंद, काका जी और देवधर का नाम लेने को कहा था। सबसे पहले तो एटीएस के मुंबई और पुणे के ऑफिस में अवैध रूप से रोक कर रखा गया। वहां उस पर दबाव बनाने के साथ साथ धमकी दी गई कि अगर वो अन्य 5 का नाम नहीं लेता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा और बुरे परिणाम भुगतने होंगे। मालेगांव मामले में इस 15वें नंबर के गवाह के बयान ने देश की सियासत में, विशेषकर उत्तर प्रदेश की सियासत में नया मोड़ ला दिया है। चुनावी माहौल में भगवा आतंकवाद वाले नैरेटिव को कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त तरीके से तान दिया गया है। बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है तो आरएसएस की तरफ से मोर्चा खुद इंद्रेश कुमार ने संभाल लिया। यूपीए गवर्नमेंट बनी थी, उसने एक साजिश रची जो हिंदू सर्वसमावेशी है, सब धर्मों को स्वीकार भी करता है और सम्मान भी करने की बात कहता है। अपने पर चलो और सबका सम्मान करो, ना कि किसी में दखल दो और आलोचना करो। उसको आतंकवाद कहने का पाप अपराध अमानवीय, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक रूप से किया। फिर उन्होंने एजेंसीज के कुछ अफसरों का मिसयूज करने की कोशिश की कि वह लोगों को निरपराध पकड़े और पकड़ने के बाद उन पर दबाव बनाए कि वह और कुछ भी झूठे नाम संतों को बदनाम किया जा सके, संघ को फंसाया जा सके, इसको करें। अब इसे संयोग कहा जाए या कुछ और, मालेगांव मुकदमे में आया नया मोड़ इस चुनावी मौसम में कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा रहा है। कांग्रेस बार बार इस मामले को चुनावी साजिश बता रही है। आज 12 साल के बाद गवाह को पहले बात तो कैसे याद आ गई और गवाह कैसे हॉस्टाइल हुआ, इतने दिन क्यों नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक जब योगी आदित्यनाथ जी का नाम किसी चीज़ से जोड़ा जाता है या जोड़ने की कोशिश की जाती है खबर बनाने के लिए, तो ये साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। योगी जी की सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है, तो कहीं ना कहीं उनको सहानुभूति मिले और इस तरह से एक केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करके इस तरह का प्रोपगंडा भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करके बीजेपी की सरकार कर रही है। आतंक के भगवा कनेक्शन वाली थ्योरी पर काफी सियासी बवाल होता रहा है। समय समय पर मालेगांव का मामला सुर्खियों में आता रहा है। योगी आदित्यनाथ को इस पूरे मामले में घसीटने वाले गवाह का मुकर जाना अब बीजेपी के विरोधी खेमे में हलचल मचा रहा है। मालेगांव 2006 की इसमें किया, 48 लोग मर गए, उनकी फैमिली को कौन जवाब देगा। मालेगांव 2008 में 8 लोग मौत हुई, कौन किया। क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पे वो मोटरसाइकिल है नहीं है। मुंबई में 92 के ब्लास्ट में एक मारुति वैन थी एक लेडी की, वो वैन के ऊपर उसको सजा हो गई थी, इस पर सजा नहीं हो सकती क्या। अब ये तो बताना पड़ेगा सरकार को, क्या ये सरकार मरने वालों जो मौतें हुई है उनको इंसाफ दिलाएगी नहीं दिलाएगी।